हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया रहेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 1 मई को महाराष्ट्र डे होता है और लेबर डे भी होता है। तो सबसे पहली लाइन चैप्टर की उसी से स्टार्ट की गई है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। द स्टेट इकोनॉमी हैज़ अचीव अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस एज द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ इट्स पीपल। महाराष्ट्र के बारे में क्योंकि हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और महाराष्ट्र में हम रहते हैं, तो महाराष्ट्र के बारे में एक चैप्टर होना ज़रूरी था। तो इसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर दिया गया है। देख लेते हैं चैप्टर के बारे में और थोड़ा आपको महाराष्ट्र के बारे में बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र का मैप कुछ इस तरह आपको दिखता है और जो भी स्टूडेंट मुंबई में हैं वो एकदम यहाँ पे आते हैं। और बाकी सब जो स्टूडेंट अपना डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं तो बेसिकली मुंबई से हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट है विद 6 रेवेन्यू डिवीजन। डेट इज़ मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। मतलब ये मेन सिटीज़ है। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, तो ये हो जाता है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। फर्स्ट पॉपुलेटेड कौन सी स्टेट है वो आप कमेंट में बताएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज 11.24 करोड़ ड्यूरिंग 2011। महाराष्ट्र इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ये सारे भी जितने भी डेटा है आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में। Measuring about 3.8 lakh square kilometers. It is the most urbanized state with 45.20% of its population living in town and cities. 45% के जो भी पीपल है, 45% ऑफ द पीपल यहाँ पे अर्बन सिटीज़ में और टाउन्स में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वॉज 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। द स्टेट लिटरेसी रेशियो रेट वॉज 82.3% एज पर 2011 सेंसस। तो लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छी खासी है महाराष्ट्र में, 82.3, जो कि 2011 का डेटा है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 1617 द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट। तो पर कैपिटा इनकम जो भी स्टेट के अकॉर्डिंग है वो महाराष्ट्र का ही ज़्यादा है। द स्टेट इकोनॉमी कैरेक्टराइज बाय अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अभी स्टेट की इकोनॉमी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब क्या क्या देखा जाता है स्टेट में। नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर जो भी है, मतलब जो भी लेबर्स है वो स्किल होने चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर्स। महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल्स डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज़्म के लिए महाराष्ट्र बहुत फेमस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देख सकते हो मुंबई को, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई का और डेवलपिंग होते ही जा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये बाय द वे ये जो इकोनॉमिक सिलेबस है, इकोनॉमिक जो चैप्टर है आपका, ये आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए काम देने वाला है। इसी की रिगार्डिंग ये वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो पे ज़्यादा मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ चैनल पे, ताकि आपको फ्यूचर में भी आप फर्दर स्टडीज़ करोगे तो आपको काम देगा और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है, ज़्यादा अभी इस पर ज्ञान नहीं देना चाहूँगा मैं, पर एक जस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। फर्स्ट वीडियो में भी बताया गया था आपको चैप्टर नंबर 1 में कि आपको फ्यूचर में भी ये जो भी चैप्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के या फिर जो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के, और ये सब्जेक्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको फर्दर स्टडीज़ में। तो आप इस पर बेसिक से ही ध्यान दीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका बेस अच्छे से क्लियर हो। और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करना पड़ता है। तो देख लेते टाइम वेस्ट किए बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अभी यहाँ पे हम एक एक सेक्टर को पढ़ने वाले थोड़ा डिटेल में। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देख लेते हैं महाराष्ट्र का कैसा है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718 एग्रीकल्चर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रॉस स्टेट वैल्यू वॉज 12.2% ड्यूरिंग 1617 अगेंस्ट 15.3% ड्यूरिंग 2001-2। मतलब आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो डे बाय डे लो होता जा रहा है।
2001-2 में वो था 15.3% और 16-17 में हो गया वो 12.2%। तो मतलब कि जो एग्रीकल्चर है वो डे बाय डे हमारी जो जनरेशन आ रही है वो एग्रीकल्चर से दूर जाना चाह रही है, वो सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेफर कर रही है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन को खेती बाड़ी करना इतना पसंद नहीं है, राइट। तो इसका आप ग्राफ भी देख सकते हो, 2001-2 में ये था 15.3% और जो कि 16-17 में हो गया 12.2%। ये सब आपको मेन हेड पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और अंदर का जो भी कंटेंट होता है वो आपको खुद से लिखना होता है। आप 10th तक को अपना पूरा बुक जैसा बुक में लिखा होता था वैसे लिखते थे, पर कॉलेजेस में ऐसे नहीं होते कि आपको जो बुक में दिया है वही लिखना है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बस जो भी आप लिख रहे हो उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। जनरल प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स लीड टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में? इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मतलब कि जो भी छोटे किसान होते हैं वो उनको बोला गया है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से भी जो भी अपना एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन वो दिन पे दिन वो लैंड जो भी है वो डिफर्टाइल हो रही है, मतलब वो लैंड बरोबर उस पर प्रॉपर क्रॉप्स उग नहीं पा रहे। केमिकल फर्टिलाइज़र का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते ताकि जितना पॉपुलेशन है उसके डिमांड को हम मीट कर सकें। एग्रीकल्चर इंडेटनेस मतलब कि जो भी गरीबी है वो उसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी किसान लोन लेता है वो पे नहीं कर पाता। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न मतलब कि जो भी लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर से रिलेटेड है गवर्नमेंट उस पर बरोबर पॉलिसी नहीं बना पा रही है। ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अच्छे से काम कर पाए, अपना फार्मिंग कर पाए। लैक ऑफ कैपिटल नहीं है उनके पास। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, जो भी रूरल डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं जो भी गवर्नमेंट लाती है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ फार्मर के पास इतनी नहीं है जिसके कारण वो लैक कर रहा है। और लैक ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसा कि क्लाइमेट कभी बाढ़ आ जा रही है, कभी सुनामी आ जा रही है, कभी अकाल पड़ जा रहा है, ड्राइनेस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अभी ये तो हमने देख लिए प्रॉब्लम्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या गवर्नमेंट ने लाया है अपने एंड से, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होता है उसका गवर्नमेंट सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बेसिकली, क्योंकि हम महाराष्ट्र का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पे सॉल्यूशन लाया हुआ है वो हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट, जो भी सीड्स होते हैं अच्छे वाले सीड्स उसको कम दामों में देना शुरू कर दिया है। इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, लोगों को इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दिया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पम्प एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, बिजली की सुविधा प्रोवाइड की गई है गाँवों में। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब मदद की गई है लोगों को, किसानों को बेसिकली। सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC, जो कि बेसिकली किसानों को मदद करते हैं कि आपका सीड्स जो भी होते हैं वो आपको ले सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज़ फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसान को जो भी अपना सामान उगाने से लेके बेचने तक जो भी उनको हेल्प एंड गाइडेंस प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो सब ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे रही है उनको अभी। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। अब ये धीरे धीरे मास मीडिया का भी इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी आप अच्छा खासा एक बिज़नेस ग्रेड जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा एक रेवेन्यू प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग अपना जो भी बिज़नेस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी थोड़ा देखेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो होगा। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर के बारे में। बाय द वे आपको ये सारे जो भी टॉपिक्स है वो एक ही वीडियो में कवर अप करना है, एक ही वीडियो में पूरा कवर अप कर दूं कि पार्ट पार्ट में वीडियो डालूं, आप इसका सजेशन मुझे दे सकते हैं, क्योंकि नो डाउट 4th चैप्टर थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है। 1st चैप्टर छोटा था, 5th चैप्टर भी छोटा है, 3rd चैप्टर थोड़ा न्यूमेरिकल वाला है, उसको हम बाद में करेंगे। मेरे हिसाब से कि मैं एक ही वीडियो में पूरा डाल लेता हूँ। अगर आपको कुछ सजेशन रहेगा कि पार्ट्स में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट्स हम देखेंगे इंडस्ट्री के बारे में। महाराष्ट्र जो है इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है, जितने भी हमारे 28-29 स्टेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा एडवांस हमारा महाराष्ट्र स्टेट है।
तो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्ले अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र. इट हैज़ द पोटेंशियल टू अब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर. अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, जैसे कि फार्मिंग में अगर 4 जर से काम हो जा रहा है तो वहाँ पे 8 लोग काम करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं उनको ये इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो अपने अंदर ले लेता है. इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, जनरेट हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी. एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 1617, इंडस्ट्रियल सेक्टर is at the top position. The share of industry net value added is about 18%. महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बिन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर. मतलब जो भी बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के, उनका फर्स्ट चॉइस होता है कि वो महाराष्ट्र में पहले इन्वेस्ट करते हैं. क्योंकि आपको पता है कि मुंबई को कैपिटल ऑफ फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है. तो इसकी वजह से कि मुंबई में जो अपना शेयर बाज़ार चलता है BSE NSE, उसकी वजह से भी फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है, और ड्रीम सिटी भी कहा जाता है मुंबई को. जो जिसका एक कारण है कि फॉरेनर जो भी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं इंडिया में. FDI के बारे में आपने फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, तो FDI का कंसेप्ट जो भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका तो फर्स्टली फुल फॉर्म होता है. इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टन सेक्टर. मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं हमारे इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. द लिबरेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर द पार्ट ऑफ FDI. महाराष्ट्र हैज़ बीन द कंसिस्टेंटली रैंक एज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया. द स्टेट रिमेन इन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ FDI इन्फ्लो इन द कंट्री. जितना ज़्यादा भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो महाराष्ट्र में ही हुआ है. FDI का बेसिकली शॉर्ट में मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना कैपिटल जो भी उनको लगाना होता है वो डायरेक्टली हमारे इंडिया में लगा सकते हैं. तो उसको बोलता है, वो जो भी पैसे लगाते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फॉरेन का पैसा है. टिल सितंबर 2020 इट वॉज 6,11,760 करोड़ विच इज़ 31% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लो इन ऑल इंडिया लेवल्स. मतलब इंडिया में 31% का रेवेन्यू सिर्फ महाराष्ट्र से, FDI का सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहा है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर होते हैं उसमें डिले होते हैं. कि आपको भी पता होगा, आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाले आपको क्या बोलते हैं कि बाद में आओ, लंच टाइम है अभी. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का भी जो प्रोसीजर होता है वो डिले करते हैं वो लोग, जिसकी वजह से इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है आपको. और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ स्किल डेवलपमेंट. स्किल लोगों के पास इतनी नहीं है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की इतनी कमी है हमारे इसमें देश में. मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो भी अपना नया स्टार्टअप करते हैं उनकी कमी है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादा जॉब करना प्रेफर करते हैं रेदर देन बिजनेस. लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और जैसे कि फॉरेन कंट्री में प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, हमारे इंडिया में अभी इसका अवेयरनेस इतना फैला नहीं है. रीजनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमारा इंडिया अभी पीछे है. अभी इसके बदले क्या क्या मेजर्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ये भी देख लेते हैं. सिंगल विंडो सेल वाज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर. सिंगल विंडो सेल दिया गया है और द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को. महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल मैत्री वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसोलिडेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. ये मैत्री इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसको भी इन्वेस्टमेंट अपना प्रोसेस जानना है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो इसके रिगार्डिंग. और अवार्ड फॉर एक्सपर्ट परफॉर्मेंस पेस रेंट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एनकरेज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन. और उनको अवार्ड्स दिया जाता है जो भी एग्जीबिशन में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो. फॉरेनर्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप एग्जीबिशन में पार्ट लो. स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. एंड महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSICDP इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट टू डेवलप स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है अपना इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ताकि हमारे देश में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए. अभी हमारा सर्विस सेक्टर बाकी है. सर्विस सेक्टर और ये जो भी सेक्टर है, अभी हमारे पास हेल्थ सेक्टर है, राइट. तो ये एजुकेशन सेक्टर भी है हमारे पास.
तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 15 मिनट का भी वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। तो ये जो भी टॉपिक, अभी 2 टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही ईज़ी एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।